आज हम एक नया टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, करदान क्षमता, टैक्सेबल कैपेसिटी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। किसी भी देश की जो कर नीति होती हैं, कराधान नीति होती हैं, टैक्स के बारे में जो पॉलिसी होती हैं, उसमें करदान क्षमता जो होती हैं उसका बहुत ही महत्व होता है। मतलब कि सरकार के द्वारा अगर कोई नया कर लगाया जाता है या फिर पहले से जो विद्यमान कर रहे हैं पुराने कर, उनकी दरें अगर बढ़ाई जाती हैं तो उसमें उस देश की करदान क्षमता कितनी है उसका ध्यान रखना पड़ता है। क्यों? क्योंकि यदि देखो सरकार के द्वारा अगर करदान क्षमता से अधिक कर लगाया जाता है तो ऐसी स्थिति में वहाँ की जो जनता है, लोग हैं, उनमें असंतोष फैलेगा और वो क्या करेंगे, विरोध करेंगे। और दूसरा अगर हम देखते हैं कि यदि कराधान क्षमता से कम कर लिया जाता है तो ऐसी स्थिति में सरकार को उचित आय नहीं मिल पाती है, सरकार का राजस्व में कमी आ जाती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सरकार को करदान क्षमता के आधार पर ही कर लगाना चाहिए। अब यहाँ पे एक प्रश्न उठता है कि करदान क्षमता होती क्या है, किसे कहते हैं? तो अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने करदान क्षमता के बारे में अपने अलग अलग विचार प्रस्तुत किए हैं। सबसे पहले हम उनके विचारों का अध्ययन कर लेते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो विचार है वो है डाल्टन का। डाल्टन ने बताया कि जो करदान क्षमता है उसका प्रयोग दो अर्थों में किया जा सकता है। उसके दो अर्थ हो सकते हैं। पहला है निरपेक्ष करदान क्षमता और दूसरा होता है सापेक्ष करदान क्षमता। निरपेक्ष का मतलब क्या होता है कि एक देश के द्वारा जो कर देने की क्षमता है, नागरिकों की जो कर देने की क्षमता होती है, लेकिन इसको मापना एक तरह से क्या होता है, कठिन होता है। ठीक है, डाल्टन क्या कहते हैं कि निरपेक्ष करदान क्षमता जो है उसको मापा नहीं जा सकता है। क्यों नहीं मापा जा सकता है? इसलिए कि माप इसका कठिन है। अब इसका कोई महत्व नहीं रह जाता है। क्यों? क्योंकि उसको हम माप नहीं सकते हैं। दूसरा हमारा जो दृष्टिकोण है वो है सापेक्ष। डाल्टन क्या कहते हैं कि सापेक्ष करदान क्षमता का मतलब क्या हो गया, एक तरह से तुलनात्मक करदान क्षमता, जिसे हम क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं। तो निरपेक्ष को माप नहीं सकते हैं, इसलिए इसका कोई ज़्यादा महत्व नहीं होता है। तो महत्व किसका होता है? केवल सापेक्ष करदान क्षमता का ही होता है। ठीक है। दूसरा हमारा विचार जो है फिनले शिराज के हैं। तो फिनले शिराज ने करदान क्षमता के बारे में जो विचार दिए हैं वो डाल्टन के विचार से मिलते जुलते हैं। उन्होंने भी करदान क्षमता को दो भागों में विभाजित किया है। पहला हमारा है निरपेक्ष और दूसरा है सापेक्ष। निरपेक्ष का मतलब क्या हो गया कि एक देश में जो कर है, कर की कुल मात्रा कितनी होगी उसको क्या कहा जाता है, निरपेक्ष माप कहा जाता है। दूसरा सापेक्ष है। तो सापेक्ष का मतलब क्या हो गया कि एक देश की दूसरे देश में जो भी सामुदायिक कार्य किए जाते हैं उसमें अंशदान देने की क्षमता कितनी है। तो प्रोफेसर फिनले शिराज जो हैं वो निरपेक्ष को मापते कैसे हैं, कुल उत्पादन में से न्यूनतम उपभोग के लिए जो भी राशि होती हैं उसको हम घटा देते हैं। मतलब शिराज क्या कहते हैं कि जो करदान क्षमता है वो न्यूनतम उपभोग के ऊपर उत्पादन का कुल आधिक्य है। और कुल आधिक्य कौन सा, जिसे प्राप्त करने के लिए, जिसको उत्पादन को प्राप्त करने के लिए जो हमारा जीवन स्तर है वो पहले वाला बना रह सके, उसी को वो क्या कहते हैं, करदान क्षमता कहते हैं। तो जो फिनले शिराज हैं उन्होंने भी इसके दो भाग बताए, निरपेक्ष और सापेक्ष। नेक्स्ट विचार हमारा जो है वो है जोसाया स्टेम। अब जोसा स्टेम क्या कहते हैं कि करदान क्षमता क्या होती है, जितनी मात्रा में कर जनता द्वारा आसानी से चुकाए जा सकते हैं बिना कोई कष्ट उठाए। मतलब लोगों को कोई दुखी नहीं होना पड़े, उनका जो जीवन है वो नीरस नहीं हो और जो कर देने के लिए लोग तैयार हो जाते हैं, उसे वो क्या कहते हैं, करदान क्षमता कहते हैं। लेकिन अगर हम देखते हैं इस परिभाषा की जो कमी है वो क्या कमी है कि लोगों का जो जीवन है वो कितना दुखी है, नीरस है, उसको हम माप नहीं सकते हैं। अब कोई भी व्यक्ति अगर कर चुकाता है तो उसको दुख तो होता है। तो इस स्थिति में ये जो परिभाषा है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं कही जा सकती है। क्यों? क्योंकि ये परिभाषा क्या कहती हैं कि किसी व्यक्ति के द्वारा कर कितना चुकाना चाहिए, जितना वो आसानी से चुका सके। ठीक है, बिना कोई दुखी हुए, बिना कोई अपना जो जीवन है उसमें नीरस लाए बिना कर चुकाया जा सके, उसी को वो क्या कहते हैं, कराधान क्षमता कहते हैं।
नेक्स्ट परिभाषा वो है फ्रेजर की परिभाषा है। अब फ्रेजर क्या कहते हैं कि वह संपूर्ण आर्थिक की जो कुल उत्पादन एवं न्यूनतम उपभोग में अंतर के रूप में होता है। कुल उत्पादन का मतलब कि कुल आय कितनी है और कुल आय में से लोग अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जितनी भी राशि व्यय करते हैं उसके बाद में जो शेष है, ठीक है, उसे वो क्या बताते हैं, करदान क्षमता के रूप में हम मापते हैं। लेकिन वास्तव में अगर अपन देखते हैं कि जो फ्रेजर हैं इनकी परिभाषा में न्यूनतम उपभोग का मूल्य कितना है, ठीक है, उसके बारे में उन्होंने अपना कोई अर्थ स्पष्ट नहीं किया है। न्यूनतम उपभोग कितना होगा ये एक तरह से क्या है, अनिश्चित है, ठीक है, इसलिए इनकी परिभाषा को भी हम श्रेष्ठ परिभाषा नहीं कह सकते हैं। फिर हमारी नेक्स्ट परिभाषा वो है एलिंजर की परिभाषा है। एलिंजर क्या कहते हैं कि जब कर भार अधिकता के कारण व्यवसायियों का उत्साह क्षीण हो जाए तथा घिसी हुई पूंजी परिसंपत्ति का समुचित प्रतिस्थापन संभव नहीं हो तो समझ लेना चाहिए कि कर किसके बराबर है, कराधान क्षमता के बराबर है, ठीक है। लोगों के द्वारा मतलब जो भी व्यवसाय हैं उनके द्वारा जो कर दिया जा रहा है, अब कर चुकाने के बाद में उत्पादन करने के जो उनमें उत्साह होता है वो एक तरह से समाप्त हो जाता है। जो भी उनकी परिसंपत्तियां उत्पादन करने से घिस जाती हैं उनकी जगह वो नई परिसंपत्तियों को प्रतिस्थापित करने की स्थिति में नहीं होते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि उनके द्वारा जो करों का भुगतान किया जा रहा है वो कर उनकी कराधान क्षमता के बराबर है, ऐसा मानना है एलिंजर का। नेक्स्ट परिभाषा हमारी है भारतीय कराधान जांच समिति की परिभाषा। भारतीय कराधान जांच समिति है, उन्होंने जो अपनी परिभाषा दी है उसका आधार क्या है कि करों का अर्थव्यवस्था के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। सरकार के द्वारा जो भी कर लगाए जाते हैं उन करों का अर्थव्यवस्था के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, उसी को उन्होंने कराधान क्षमता का आधार माना है। अब भारतीय जांच जो समिति है कराधान जांच समिति वो क्या बताती हैं कि जो कराधान क्षमता होती है वो विभिन्न वर्गों के कर चुकाने की उच्च सीमा को प्रदर्शित करती हैं, ठीक है, उस सीमा को प्रदर्शित करती हैं जिस पर पहुंचकर उत्पादन कुशलता तथा प्रयास क्षीण होने लगते हैं। मतलब जो उत्पादक हैं उनके द्वारा जो उत्पादन किया जा रहा है उनके उत्पादन में एक तरह से उत्साह की कमी आ जाती है, ठीक है, उनको वो क्या कहते हैं, कराधान क्षमता कहते हैं। अब इसके अलावा अन्य अर्थ अगर हम देखते हैं तो अन्य अर्थों में कराधान क्षमता का एक अर्थ इस बात से लिया जाता है कि लोगों के द्वारा बिना कष्ट के कर देने की जो क्षमता होती है उसको क्या कहा जाता है, कराधान क्षमता, ठीक है। एक अर्थ क्या हो गया, बिना कष्ट के कर देने की शक्ति। लेकिन वास्तव में अगर हम देखते हैं तो कोई भी व्यक्ति अगर कर चुकाता है तो बिना कष्ट के कोई कर नहीं चुकाता है, कर चुकाता है इसका मतलब उसको कष्ट उठाना ही पड़ता है। तो इसका मतलब इस परिभाषा का कोई ज़्यादा अर्थ महत्व नहीं रहा है। दूसरा है कि कष्ट की उपेक्षा करते हुए कर देने की क्षमता, ठीक है। दूसरी परिभाषा दूसरा अर्थ क्या बताता है कि सरकार को जो भी टैक्स दिया जा रहा है उसके बदले में लोगों को जो भी कष्ट होता है उनको ध्यान में नहीं रखते हुए करदाता जो भी कर चुकाया जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, कराधान क्षमता कहते हैं। लेकिन इसमें कर देने की जो अधिकतम सीमा है, ठीक है, कितनी होगी उसको हम मालूम नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि कर से त्याग होता है, लोगों को कष्ट उठाना पड़ता है और ये परिभाषा कहती है कि उस कष्ट की उपेक्षा कर दी जाए। तो इन उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि वास्तव में कराधान क्षमता का विचार जो है वो एक तरह से क्या है, अस्पष्ट है, कोई एक इसकी निश्चित परिभाषा निश्चित अर्थ नहीं है। लेकिन अगर हम निष्कर्ष रूप में देखते हैं या इन परिभाषाओं के आधार पर देखते हैं तो कराधान क्षमता का मतलब क्या होता है, राष्ट्रीय आय में से जो कुल व्यय होता है, कुल व्यय कहाँ पे होता है, जनता और पूंजी परिसंपत्तियों की जो कार्य क्षमता है उसको हम उसी तरीके से बनाए रखते हुए जो भी न्यूनतम व्यय करना पड़ता है वो अगर हम राष्ट्रीय आय में से घटा दें, ठीक है, राष्ट्रीय आय में से अर्थव्यवस्था में कुल व्यय जो है उसको हम घटा दें तो उसके बाद में जो बचता है वो एक तरह से क्या होती है, कराधान क्षमता होती है। लेकिन वास्तव में अगर हम देखते हैं आय में से अगर हम कुल व्यय घटा देते हैं तो उसके बाद में जो बचता है वो एक तरह से क्या होती हैं, लोगों की बचतें होती हैं, ठीक है। अगर इस परिभाषा के आधार पर हम देखते हैं दोनों का अंतर तो वो एक तरह से क्या होती है, लोगों की बचतें होती हैं और लोगों की सारी बचतें करों के रूप में दे दी जाए इस परिभाषा के हिसाब से तो वास्तविक जीवन में अगर हम देखते हैं, व्यावहारिक जीवन में अगर देखते हैं तो ऐसा संभव नहीं होता है कि लोग अपनी सारी बचतों को कर के रूप में दे दें।
अब हम देखते हैं कि कराधान क्षमता को कौन कौन से तत्व प्रभावित करते हैं, मतलब अर्थव्यवस्था में कराधान क्षमता जो है वो ज़्यादा होगी या कम होगी। ठीक है, कर देने की जो क्षमता है उसे कौन कौन से तत्व प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहला हमारा है देश के आर्थिक विकास का स्तर। अगर देश के आर्थिक विकास का जो स्तर है अगर वो उन्नत है, अगर ज़्यादा विकसित हैं, तो ऐसी स्थिति में उसकी कर दान क्षमता क्या होगी, अधिक होगी। और जो देश अविकसित होते हैं, पिछड़े होते हैं, उन देशों में कर दान क्षमता क्या होगी, कम होगी। तो ये हो गया हमारा पहला पॉइंट कि देश के आर्थिक विकास का स्तर कैसा है। दूसरा हमारा है करदाताओं की मनोवृत्ति। ठीक है, करदाता जो है वो एक तरह से क्या सोचते हैं, जब किसी देश में युद्ध या अन्य कोई संकट आ जाता है तो वहाँ की जो जनता है वो एक तरह से क्या होती है, अधिक मात्रा में कर देने के लिए भी तैयार हो जाती है। ठीक है, लेकिन जब मनोवृत्ति इस प्रकार की होती है, शांतिकालीन समय होता है, स्थिरता की स्थिति होती है, तो लोगों की मनोवृत्ति क्या होती है, कम कर देने की होती है। ठीक है, तो उस समय करदान क्षमता क्या होगी, कम होती है। तो करदाताओं की मनोवृत्ति भी प्रभावित करती है। फिर नेक्स्ट हमारा है देश की प्रशासन व्यवस्था, कि देश की जो प्रशासनिक प्रणाली है वो किस प्रकार की है। अगर कोई देश अगर गुलाम है किसी का, तो वहाँ पर करदान क्षमता एक तरह से क्या होती है, शून्य होती है। जब देश स्वतंत्र हो जाता है तो वहाँ की जो करदान क्षमता है वो क्या होती है, अधिक होती हैं। क्यों? क्योंकि स्वतंत्र होने के बाद में जब लोगों से कर लिया जाता है तो जनता को पता होता है कि जितना भी कर लिया जाएगा वो सरकार के द्वारा लोगों के कल्याण के ऊपर ही व्यय किया जाएगा। तो देश की प्रशासन व्यवस्था जो है वो किस प्रकार की है, वो भी करदान क्षमता को प्रभावित करती हैं। फिर उसके बाद में हमारा है कि देश की जो कर प्रणाली है उस कर प्रणाली का स्वरूप किस आधार पर है, मतलब कर प्रणाली में करों के विभिन्न सिद्धांत हैं, जैसे मितव्ययिता का सिद्धांत है, सुविधा का सिद्धांत है, सरलता का सिद्धांत है, निश्चितता का सिद्धांत है। अगर इन आदि सिद्धांतों का पालन किया गया है तो उस देश की करदान क्षमता क्या होती है, अधिक होती है। और अगर जो कर प्रणाली है वो दोषपूर्ण है, उसका उत्पादन पर बुरा प्रभाव पड़ता है, तो करदान क्षमता एक तरह से क्या होगी, कम होगी। ठीक है, ये हो गया हमारा फोर्थ पॉइंट। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा है देश में आय एवं धन का वितरण किस प्रकार से। ठीक है, धन का वितरण का मतलब कि समाज में दो वर्ग हैं, गरीब और अमीर, धनी वर्ग हैं, अमीर वर्ग हैं। तो ऐसी स्थिति में असमान वितरण जब होता है तो असमान वितरण होने पर क्या हो गया, जो करदान क्षमता है वो क्या होगी, अधिक होगी। मतलब अमीरों से अधिक मात्रा में करों के रूप में राशि प्राप्त कर ली जाती है। लेकिन जब देश में करों का जो वितरण है अगर समान वितरण होता है तो आय का वितरण, ठीक है ना, आय का वितरण अगर समान होता है तो ऐसी स्थिति में करदान क्षमता जो होगी वो क्या होगी, कम होगी। ठीक है, असमान वितरण की स्थिति में क्या होगा कि जो धनी वर्ग हैं उनसे अधिक आय प्राप्त की जा सकती है, सरकार अधिक राजस्व प्राप्त कर सकते हैं। फिर उसके बाद में हमारा नेक्स्ट पॉइंट है जनसंख्या वृद्धि। किसी देश में करदान क्षमता जो होती है उस देश की जनसंख्या वृद्धि कितनी है, ठीक है, उसके ऊपर भी निर्भर करते हैं। यदि किसी देश में जनसंख्या अधिक होती है तो वहाँ पर जो करदान क्षमता है वो एक तरह से क्या होती है, स्थिर होती हैं या फिर बढ़ती हैं। जब बढ़ेगी तो वहाँ पर करदान क्षमता क्या होती हैं, अधिक होती हैं। जो अविकसित देश होते हैं वहाँ पर आय में अस्थिरता की प्रवृत्ति पाई जाती है और अस्थिरता की प्रवृत्ति पाए जाने से करदान क्षमता क्या होती हैं, कम होती हैं। नेक्स्ट हमारा है लोगों का जीवन स्तर। ठीक है, देश में जो लोग हैं उनका जीवन स्तर अगर ऊंचा होता है तो करदान क्षमता क्या होगी, अधिक होगी। क्यों? क्योंकि उत्पादन का स्तर भी क्या होता है, अधिक होता है। फिर नेक्स्ट हमारा है मुद्रा प्रसार या मुद्रास्फीति की स्थिति। अब देखिए, जब किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा प्रसार होता है, मुद्रास्फीति होती है, तो मुद्रास्फीति का मतलब क्या हो गया कि वहाँ पर कीमतें क्या होगी, बढ़ जाएगी। और कीमतें बढ़ने का मतलब क्या है कि जो लोगों की मौद्रिक आय होती हैं, मौद्रिक आय की तुलना में वस्तुओं सेवाओं की कीमतें क्या हो रही है, बढ़ रही है। मतलब कि लोगों की जो क्रय शक्ति है, वास्तविक आय है, वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और जब वास्तविक आय में कमी आ जाती है तो करदान क्षमता क्या होगी, कम हो जाएगी। ठीक है, और लास्ट हमारा जो
टॉपिक है, पॉइंट है, वो है सरकारी व्यय का स्वरूप, कि सरकारी व्यय जो है वो किस प्रकार का हो रहा है। सरकार अगर प्रोत्साहन देने के लिए अर्थव्यवस्था में व्यय करती हैं, उनका उद्देश्य क्या है, लोगों की कार्यकुशलता को बढ़ाना, ऊंचा उठाना। तो जब सरकार लोगों की कार्यकुशलता को ऊंचा उठाने के लिए व्यय करती हैं, तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर क्या हो गया, जो करदान क्षमता है वो अधिक होती हैं। ठीक है, सरकार के द्वारा जैसे कृषि कार्य हैं, उद्योग धंधे हैं, परिवहन है, शिक्षा, चिकित्सा है, इन सभी कार्यों, विकास कार्यों के ऊपर अगर वो व्यय करती हैं, तो इस स्थिति में क्या होगा कि जो करदान क्षमता है वो भी क्या होगी, बढ़ेगी। और अगर इसके विपरीत स्थिति है तो इस स्थिति में जो करदान क्षमता है वो क्या होगी, कम हो जाएगी।